धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। लेकिन आज बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर विशेष रूप से, और बताएंगे आपको कि ट्रंप ही नहीं, उसका दामाद भी बवाल मचा रहा, एक नहीं कई देशों में। तो इन तमाम पहलुओं पर होगी विस्तार से चर्चा, और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं फिर से एक बार कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। बल्कि मुझे लगता है ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि आज अपन दिल्ली, सरजमीन दिल्ली पर लौट आए हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। दिल्ली में चलिए। मैं वही कह रहा था, किसी ने पूछा था, दोस्त ने, कि कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि लग रहा है कि घर में आ गया हूं। नाक सूखने लगा, आंखों से पानी आने लग गई है। क्योंकि कल मैं बाहर निकला था कुछ साग सब्जी लाने के लिए। हम्म। पोल्यूशन रेट बहुत ज्यादा है। हम्म। सोसाइटी में भी पता नहीं कौन सा पूजा क्या कर रहे थे। रात में 11-12 बजे तक पूरे जोर से लाउड स्पीकर डीजे। लगा रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। ये सब मतलब नॉर्मल चीजें शुरू हो गई हैं, और जिसका मैं अभ्यस्त आदी हूं। और एक तरह से कहें तो लोग इसमें बीमार भी पड़ रहे हैं, मर भी रहे हैं। इसकी चर्चा हमने की थी। जी। लेकिन फर्क किसी को कुछ पड़ नहीं रहा है, क्योंकि सत्ता हथियाने वाले लोग हर काम सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए करते जा रहे हैं, एक के बाद एक। खैर, हम अपने बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, तो बिहार का ही रुख करते हैं। परसों वहां पे मतदान हुआ पहले चरण का। ऐसे हल्ला मचाया जा रहा है सर, कि जैसे सारा का सारा जो मतदान हुआ है वो भाजपा के लिए हुआ है। चाहे मीडिया हो, चाहे सरकार हो, चुनाव आयोग हो, क्या एक माहौल बनाया जा रहा है जो धांधली की गई है उसको सही साबित करने के लिए, या सामने वाले का हौसला पस्त करने के लिए दूसरे चरण से पहले? दोनों बातें सही हैं। मुख्य रूप से हमें यह समझना होगा कि फांसीवाद जो पूंजीवादी तानाशाही से और भी दो चार कदम आगे है। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के जगह में बहुत स्वतंत्रता थी, रोजगार सबको मिले थे, सब चीजें नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हमारे स्वतंत्रता पर बोलने के अधिकार पे बिल्कुल छूट था, वैसा भी कुछ नहीं था। लेकिन अब उसको सरकारी तंत्र से, जो तथाकथित रूप से कहने के लिए स्वतंत्र है, प्रजातंत्र के स्तंभ है, वह सब पर इस फांसीवादी सत्ता ने कब्जा कर लिया। और उसके साथ साथ जनता के एक हिस्से को भी या तो वैचारिक रूप से उनको फंसाया, व्हाट्सएप के जरिए हो, जैसे भी हो, जाति और धार्मिक घृणा को बढ़ा के हो, या उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देके आर्थिक रूप से भी, कि इनको हटा दो, मार दो, ये देंगे, तुम अपना काम करो। कुछ को जबरदस्ती, जैसे यूनिवर्सिटीज में जितने भी प्रोफेसर हैं वो आरएसएस के द्वारा तय किए जा रहे हैं। और हम्म। वहां जो क्या पढ़ाते नहीं पढ़ाते छोड़ दीजिए, लेकिन यह सारा उनको करके उनके आधार को मजबूत किया जा रहा है। और इतना तो मैं कही दूं कि वोट चोरी हो ना हो, लेकिन 20 से 25 जिस महिला ने मतदान दिया एक ही चेहरे से बिहार के कई जगहों में, वह ब्राजील की एक मॉडल है। जबकि उनका भी आया नहीं, था वो कि हरियाणा आश्चर्य में है सर। कि भारत में। हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा में, माफ कीजिएगा, ठीक है, हरियाणा में। और उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि भाई ये कौन लोग है, क्या है, मैं तो कभी भारत गई भी नहीं हूं। तो ये हम्म। हालत काफी दिखाता है। लेकिन हंगामा होने के बाद से इलेक्शन कमिश्नर ने उसको अपने वेबसाइट से हटा दिया, उससे उनका पाप छुपता नहीं है। तो ये हम्म। अब सारे के सारे जो हैं, बीस हम्म। पच्चीस प्रतिशत को बढ़ा के 40 से 45% दिखाने के लिए, और हारने के बावजूद उनको जिताने के लिए यह माहौल बना रहे हैं कि भाई हम जीते हुए थे, पहले भी तो हमने कहा ही था। और देख लें देश के चाहे वो गृह मंत्री हो, दूसरे हो, कि हम जीत चुके हैं ऑलरेडी, चूंकि उनको मालूम है कि वह वास्तव में जीत चुके हैं। इसीलिए अब मैं यह कहीं भी जाता हूं या इन गणना में कतई विश्वास नहीं करता हूं कि मीडिया या जो सर्वे हुआ ऑनलाइन वह हम्म। क्या बताता है। अब बेमानी हो चुका है, कोई मतलब नहीं उसका। जी। लेकिन सर, अमेरिका में तो सर्वे सही साबित हुआ। जोहरान ममदानी के बारे में कहा गया कि वो जीतेगा, तो वो जीत भी गया, और तमाम ताकतें उसके सामने हारी हैं। लेकिन उसके जीतने के बाद जो एक माहौल पूरी दुनिया में उत्साह के रूप में देखा जा रहा है, लोगों में उत्सुकता है कि आने वाले वक्त में जो सेकुलर फोर्सेज हैं, जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, वो बढ़ेंगी। क्या हमारे यहाँ इसको लेके कोई मतलब नहीं बनता? असर तो पड़ रहा है, यहां भी डिस्कशन हो रहा है।
स्पेशली इंटेलेक्चुअल्स क्लास में। हालांकि वो रुक जाते हैं यहीं तक कि हम फिर से धर्मनिरपेक्ष और एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनाएंगे जहां पर जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा ना हो, और टैक्स द रिच, यानी धनियों का ऊपर जो भी है टैक्स है उसको पूरा का पूरा हम लेंगे और आम जनता की भलाई के रूप में होंगे। लेकिन इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि पूरा दुनिया, चाहे भारत हो चाहे कहीं भी हो, वह लोग थे जो कि घृणा के आधार पर राजनीति कर रहे थे। आज इंग्लैंड में भी, यूके में भी देखे तो वहां पे अभी रिपोर्ट आया हुआ कि वहां पे मुस्लिम के खिलाफ एक वातावरण जो बन रहा है, कुछ समय पहले जियोनिस्ट सब के खिलाफ था, अब वो लोग करके मुस्लिम के खिलाफ जो बना रहे हैं वो पिछले महीने भर में बहुत तेज से बढ़ा है। जो भी उनका मस्जिद है या लोग हैं उन पर आक्रमण बढ़े हैं। इस सब के बावजूद भी अमेरिका में, इस न्यूयॉर्क सिटी में, जहां पे यहूदियों की संख्या, यह हम्म। महत्वपूर्ण है, यहूदियों की संख्या इजराइल के बाद से सबसे अधिक है, वहां यहूदियों ने इनके जीत में मदद दी है। उन्होंने कहा हम्म। है कि हम यहूदी हैं, इसका मतलब नहीं कि हम जायनवाद मानते, इसका मतलब नहीं कि मुस्लिम खराब है, इसका मतलब नहीं है कि हम धर्म के आधार पे, और अमेरिका के जो जाहिलता की तरफ बढ़ रहा है मागा, उसके लिए हम काम करें, हम उससे बिल्कुल सहमति नहीं रखते हैं। और उन लोगों ने भी पैसे से भी, प्रचार से भी और वोट से भी उनको जिताया है। यह दिखाता है कि जनता की बेसिक जरूरतों को, मूलभूत आवश्यकताओं को, जिसको हमें कमी हो रही है, खरीदने की हमारी क्षमता घट रही है, उसके उसके प्रति यदि आप सचेत होकर उसकी बातें करते हैं और वास्तव में जनता को दिखाते हैं कि भाई तुम्हारे लिए काम करेंगे, जो हम्म। तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में किया था, इसमें भी कर रहे हैं, तो जनता तुम्हारे साथ आती है। यानी जनता जो है सो जड़ नहीं है। जड़ तुम हो कि क्रांति नहीं हो सकता, जड़ तुम हो कि कुछ नहीं हो सकता है, भाग्यवादी बन गए हो। और ये बड़ा महत्वपूर्ण, जो मैंने कल कल या परसों जो हमारी बात हुई थी ममदानी पे, उससे हम्म। मैं आगे और भी लोगों के, अपने साथियों से बात कर रहा हूं, तो जी। जितना मैंने महत्व दिया था, यदि हमारे साथियों ने सुना है, तो उससे भी ज्यादा उसका हो रहा है। हाँ, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम वहां रुके नहीं, हम आगे बढ़ें, क्योंकि ठीक यह है। पेंडुलम है। यदि पूंजीवाद के अंदर घुसोगे तो कभी आगे कभी पीछे होगा। हमारा लक्ष्य होना चाहिए पूंजीवाद को ध्वस्त कर, खत्म कर, ताकि हम वापस ना आए और समाजवादी समाज की संरचना कर लें। जी। लेकिन पूंजीवाद की जकड़ में जब पूरा सिस्टम आ जाए तो एक तरफ देखिए दिल्ली से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही है मथुरा तक, और दूसरा बेंगलुरु में खड़े होकर, दोनों चीजों को जोड़ के बताइएगा, बेंगलुरु में खड़े होकर मोहन भागवत कह रहे हैं कि इस कानून से ही देश नहीं चलता है, भावनाओं से भी देश चलता है। तो भावनाएं किसकी कब क्या हो जाएंगी, और कानून जो है किसी मतलब का नहीं है, ये सिखाया जा रहा है क्या लोगों को? यह तो पूरी कोशिश है उनके, खासकर मिडिल क्लास का जो भी है। लेकिन यदि बिहार में उदाहरण के लिए ये पीके की जो पार्टी है, स्वराज, जन स्वराज, तो हम्म। जन स्वराज को यदि 5 से 10% भी वोट मिलता है तो यह दिखाएगा और दिखाता है कि कैसे मिडिल क्लास के लोग भी, इंटेलेक्चुअल लोग भी, स्पेशली अपर कास्ट के लोग भी बीजेपी से अलग हो रहे हैं। और उन्हें हिंदू राष्ट्र नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार चाहिए, एक अच्छा जीवन चाहिए, और नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं इस तरह की भीड़ तंत्र का हिस्सा बने और सड़कों पे गुंडागर्दी करें, दूसरे लोग जो कर रहे हैं करें। तो इस सब अफवाह, सब प्रचार के बावजूद भी जो जनता की बेसिक आवश्यकता है, वह ठीक है। बार बार जनता वहां पर फिर वापस जाती है कि भाई कोई विकल्प है क्या। और उसके लिए स्पेशली जब उठ खड़ा होता है पूरा समाज, वह उसमें शामिल हो जाते हैं, और यह कपूर की तरह, एक गैस की तरह उड़ के खत्म हो जाता है। जी। आपने कहा बेसिक आवश्यकता जो है, लोगों की बेसिक जरूरत जो है, तो जो लोग लद्दाख में पश्मीना भेड़ें पालते हैं, उनकी एक जरूरत है धूप, लेकिन हम वहां पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि उनकी धूप छीनी जा रही है। क्या ऐसा मुमकिन है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें कई चीज जुटे हुए हैं। एक तो क्लाइमेट पर हम लोग जो बात करते हैं, यदि लद्दाख में ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। वास्तव में तो दिल्ली और पटना में होना चाहिए था, जहां मैं भुगत के आ रहा हूं और अभी भुगत रहा हूं। और भारी स्थिति, मतलब खराब है। यह केवल पुअर, वेरी पुअर नहीं, डेंजरस लेवल में जा चुका है। यहाँ की जहां तक बात है, जो यह सोलर सिस्टम की बात है, ये बना रहे हैं, और वहाँ का चंगपा नामक जो ट्राइब है, जो कि भेड़ों को चराते हैं, करते हैं, तो पहला उनके मुख्य समस्या है कि यह सैकड़ों एकड़ में, बल्कि हजारों एकड़ में
ये जो लोग करने जा रहे हैं और इनको बंद कर दिया जाएगा, तो इनको भेड़ों का जो चारागाह था, जो पुश्तों से इनके साथ था, इनका था। हम्म। यानी यदि हम जंगलों में देखें हमारे छत्तीसगढ़ जब में, तो ये इनकी लड़ाई क्या है? जर जोरू और जमीन, है ना? हम्म। तो जो भी है इनका अपना जो वास्तविक चीज है, जमीन के लिए जो लड़ते हैं, वो जमीन आप हथियार है। हम्म। छत्तीसगढ़ के पहले के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि क्या हम आदिवासियों के लिए हम वहां की जमीन को ना खोदें और जंगलों को ना काटें, तो देश का विकास कैसे होगा? बिल्कुल। यानी जनता गई तेल लेने और देश का विकास जो है सो चंद पूंजीपतियों के लिए, यह तो खुलेआम वो कह ही रहे हैं। तो लद्दाख में मुख्य समस्या ये है। दूसरा, बाकी जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इससे, इस जो मेगा सोलर पार्क बन रहा है 13 गीगावाट, और जो रिन्यूएबल एनर्जी का, और जिसमें मैंने बातें बताई, उसके सॉइल इरोजन भी होगा, यानी जमीन कटेगी, धरती जो जहां जहां भी वो खड़ा करेंगे पिलर, और जहां लाइट नहीं जाएगा उससे होगा। पानी की कमी वहां पे होगी, चूंकि वो काटेंगे और कई जगह बांधेंगे और कई तरह की चीजें होंगी। तो हम्म। मुझे आश्चर्य का ये विषय है, जहाँ की पूरी दुनिया में इसकी चर्चा चल रही कि कैसे रोका जाए। और जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था और अभी होने वाला है साउथ अफ्रीका नहीं, ब्राजील में शुरू होने वाला है या हो चुका है, हम्म। जहां पूरे वर्ल्ड भर के लोग आ रहे हैं, मतलब बड़े बड़े लीडर। हालांकि सबसे दुनिया को गंदा करने वाला अमेरिका खुद नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके हम्म। ऊपर प्रश्न उठेंगे। तो वहां का जो ये मुख्य प्रश्न है, मैं ज्यादा इस पर नहीं लूंगा क्योंकि चर्चा कर चुके हैं, हम्म। कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उस समय का औसत तापमान पूरे पृथ्वी का 13.5 से 13.7 के बीच था। उसके पहले का हमारे पास कोई खास डेटा नहीं है। और उस पेरिस एग्रीमेंट पे माना गया था कि हम पूरे दुनिया का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से उससे आगे नहीं बढ़ने देंगे। यानी 15.5 में डेढ़ जोड़ेंगे, अब 16-17 या 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम्म। वह पूरा नहीं हो रहा है। तो उसको हम कैसे करें? रिन्यूएबल एनर्जी में खास खास जगहों में, जैसे लेह में, यदि आप वहां के जनता को, भेड़ चराने वालों को कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं देते, और वास्तव में ऐसे जगहों की जो कि इस पूरे देश के लिए मुकुट माना जा रहा है, जो कि देश के, जैसे ब्राजील और उस क्षेत्र के इलाकों में जो वहां का अमेजोन फॉरेस्ट है, आप आग लगा रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं, वो पूरे दुनिया का लंग्स कहा जाता है, जो कि बिल्कुल। ऑक्सीजन वहां पैदा करता है और बांटता है। तो ऐसे ऐसे जगहों को आप बर्बाद करेंगे केवल अपने प्रॉफिट के लिए, तो वह भी पूरा का पूरा चीज नहीं है। इसलिए इसकी हमें समझ आनी चाहिए, और ये आगे आने वाली पुश्त के लिए नहीं है, 5-10 वर्षों में। अभी हाल में मुझे दिल्ली में नजर आ रहा है, दिल्ली वासियों को नजर आ रहा है, पूरी दुनिया की बात क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही तो बात ये है। बहुत आने ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, कभी मौका मिले तो हम लोग इस पर विस्तार और से भी आगे और बातचीत बात होनी बात चाहिए। करें, बिल्कुल जी। आपने सही कहा, ये बहुत जी। बड़ा मुद्दा है और जन हित से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है। राजधानी दिल्ली में दिख रहा है कैसी दम घोटू हवा हो चुकी है, लेकिन इन्हें तो अपना विकास दिखाना है, विकास पुरुष बनना है। पूरे पहाड़ों में क्या तबाही मचा के रख दी है, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, ये सुनने वाले किसी की है नहीं, ना ही ये किसी की मानेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को लेकर। बड़ा कमाल का आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और हम देखते हैं राजधानी दिल्ली में मेट्रो के अंदर राहुल गांधी ने इसको मुद्दा भी बनाया बिहार में जाके, कि बिहार के लोग एम्स में इलाज कराने आते हैं, पुलों के नीचे सोते हैं, मेट्रो के अंदर पड़े रहते हैं रात को। वहां आदमियों के रहने की जगह नहीं है। कहा जा रहा है कि कुत्तों को पकड़ो, उनका एक शेल्टर होम बनाओ, नसबंदी करो, उन्होंने वहां रखो। क्या ये व्यवहारिक है? केवल कुत्तों ही नहीं, जो मवेशी होते हैं, जो आवारा जानवर, गाय भैंस या सांड, ये सब होते हैं, आप सड़कों पर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल तो बिल्कुल नहीं है। पहले जो भी इन्होंने कहा था कि ये करो, नसबंदी करो, अभी भी कहते हैं कि कुत्तों को मारने की जरूरत नहीं, नसबंदी करके, ताकि आगे बढ़े नहीं। और उनको खास खास जगहों में शेल्टर होम बनाओ, और इनको सेंसिटिव जगह पर ना जाने दिया जाए, ताकि लोगों को काट रहे हैं। सूरत में अभी कल या परसों हुआ था ना, वो कुत्तों ने खदेड़ दिया, बेचारा भागा, गिरा और बुरी तरह चोट हुआ, हॉस्पिटल में गया, मर गया ब्रेन हैमरेज से। और इस तरह हम्म। घटनाएं घटती हैं। यूपी में भी हुआ था कि बच्चे जो है, कुत्ते जो हैं वो बच्चे, एक बच्चे के ऊपर आक्रमण करके उसको मार दिया। बड़ी ही मतलब खतरनाक बात है ये। और हम्म। मवेशियों को कहते हैं कि हाईवे पर ना चलने दे। तो भाई, या तुम मारने नहीं दोगे, आपको उनको मैं रोकूं बचाने नहीं सर दोगे। माफी के साथ में, क्या आपको नहीं लगता है जो ये एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ये पर्यावरण बदल रहा है, इससे जो ये कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, बंदर हैं, ये कुछ लोग आजकल ज्यादा हिंसक नहीं हो गए? मतलब जानवर जो है ज्यादा हिंसक नहीं हो गए? ये भी हो गए हैं, क्योंकि सड़क पर आप देखेंगे, मैंने कि जो मैड काउ, काफी हंगामा हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, जो गाय के मीट वगैरह जाते थे, उसको बैन किया गया था कई जगह, क्योंकि उनको इस तरह का खाना दिया जाता था जिसमें कुछ ना कुछ मीट का पोर्शन होता था।
इसलिए दिया जाता था, मीट महंगा होने के बावजूद, कि ये गाय जो है जो जल्दी से बड़ी होगी, बछड़ा या बछड़ी जो भी है, या भैंस जो भी है, जल्दी बड़े होंगे और इसमें मुनाफा बढ़ेगा। यानी जेनेटिकली डेवलप्ड ये जो कैटल है, मुर्गे मुर्गियों की आता है, लेकिन इससे इंसान भी पागल होने लगा। यानी हम्म। गाय पागल हो सकती है, और जो सड़कों पे लोग खा रहे हैं, केवल पनिया वगैरह नहीं, जितने गंदगी और चीज खा रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कुत्ते और जानवर जो है बड़े आक्रामक हो गए हैं। एक तो शोर इतना मचता है, लोग उसको डांट भगा रहे हैं, उसे भी गुस्सा आ रहा है। वह एक नेचुरल हो गया, जो कुत्ते बिल्ली डरते थे इंसान से, नेचुरल हो गया इंसान के साथ रहने का, उस पर आक्रमण करते हैं। गाय भैंस भी देखते हुए मारने वाला है नहीं, सर लगा दिया, लोग भागते हैं, बुरी तरह घायल भी होते हैं, मारते हम्म। हैं वो, मतलब पीछे ठीक। दौड़ाते हैं। तो ये सही बात है, तो हम पूर्ण बर्बादी की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं, येन केन प्रकारे। जी। चलिए, लोगों के हिंसक होने की बात कर लेते हैं। एक राष्ट्रपति हैं, महिला हैं, एक देश की नाम है देश का मैक्सिको, एक प्रोग्राम में शामिल हुई और जो उनके साथ बदतमीजी की गई वो मैं बयान नहीं करना चाहता हूं। हालांकि एक अखबार ने वो तस्वीर भी छाप दी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने उस अखबार को भी फटकार लगाई, कहा कि माफीनामा करो। एफआईआर दर्ज करा रही है खुद जो है राष्ट्रपति महोदया। क्या लगता है ऐसी चीजें रुक पाएंगी? ये क्लॉडिया शेनबॉम, इनकी हमने चर्चा कर रखी है। ये कहने के लिए जीव फैमिलीज की है, यानी यहूदी परिवार की हैं, लेकिन यह वामपंथी हैं और प्रोग्रेसिव है, और अमेरिका के दबाव, ट्रम्प के दबाव के बाद भी इन्होंने अपना स्टैंड लिया है। इस मामले में ये पॉजिटिव महिला है, और ये 62-63 साल की महिला है। और जो बंदा आया, जो कि ये लोगों के बीच में थी, आ रही थी, तो पीछे से आके कुछ नशे में था कहते हैं, और इन पर आक्रमण किया और बदतमीजी करने की कोशिश की। मतलब चुंबन वगैरह लेने की वगैरह जो भी है, हम भी उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। वीडियो भी इसका हर जगह आ रहा है। तो हम्म। इन्होंने दो कारण से इस पर कहा, दो चीजें की। एक तो एफआईआर करने का, दूसरा इन्होंने कहा कि हमारे देश में इस तरह का कानून नहीं है कि इस तरह के लोगों को पर बंदिश लगाई जा सके, इसलिए कानूनन अब पार्लियामेंट में लाएंगी। ठीक। लेकिन बात वही है कि इस तरह का समाज जहां पैदा हो रहे हैं, जहां की गाय भैंस बैल और कुत्ते भी मतलब पागल हो रहे हैं, तो इंसान तो पागल हो ही रहे हैं। और हम्म। ब्राजील में यह जो पूरे विश्व की संस्कृति है, केवल अमेरिका का गन कल्चर या यहाँ के जो चीज बन रहे हैं, जो बलात्कारी पुरुष बन रहे हैं और हम्म। उनकी प्रशंसा की जा रही है। देखिए, एक हम्म। समय था कि ऐसे लोग शर्म करते थे, जो हो गया जेल के अंदर बंद या मुंह छुपा कर रखते थे, और आज शान से जा रहे हैं। जैसे इजरायली हम्म। आर्मी जो है, वहां का ट्रुप जो है, वो इस तरह के काम करके खुलेआम सामने आता है कि मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। यानी हम जो इंसान हैं, इतने बैकफुट पे जा चुके हैं, इतने पीछे जा चुके हैं कि इन चीजों को लोगों को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे में से कुछ लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। यह कानून से नहीं होगा, यह हमारी एकता और संघर्ष का है। हमें इतनी ताकत फिर से लाना होगा कि ऐसे लोगों को पकड़ के हम दंड दें। ये यदि भीड़ लगा के हमारे बच्चियों औरतों के साथ इस तरह की हम्म। घटना करते हैं, तो हम ऐसे लोगों को पकड़ के सड़क पे भली ना मारे, वो कहना गलत होगा, लेकिन एक आंदोलन के रूप में आ जाए, हमारी सत्ता है, और इन लोगों को पकड़ के बुरी तरह दंडित किया जाए, जिस तरह से भी हो सके, ताकि इन लोगों को भय फिर से वापस हो कि भाई हमने गलत काम किया है, वह जमीन जो खो चुके हैं उसे वापस करना है। जी। देखते हैं, पर सत्ता जब राम रहीम को पैरोल दे, सत्ता जब आशाराम को बैल दिलवाए, सत्ता जब चिन्मयानंद महाराज को छिड़वाए, सत्या जब चैतन्य आनंद जो अभी 17-17 लड़कियों से बलात्कार का आरोपी है उसके खिलाफ कोई एक्शन ना ले, और तमाम ऐसे लोगों को पार्टी में भी शामिल कराए, टिकट भी दे। आप देखते ही हैं क्या हुआ। वो महाराष्ट्र में सांसद है जेडीएस का। खैर, अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, तो कहाँ से चीजें सुधर पाएंगी। बांग्लादेश में महिला क्रिकेटर कह रही है कि कोच ने उसका यौन उत्पीड़न किया। हाँ, ये केवल महिला क्रिकेटर नहीं, मतलब फास्ट बॉलर तो थी, और पहले ये कैप्टन भी थी अपने टीम की। और महरूल या जो भी नाम है इनका। और इन्होंने जब शिकायत की है, तो खैर बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है, उन लोगों ने एक टीम बनाया है कि इन्वेस्टिगेट करो क्या है नहीं है, हफ्ते भर में या 2 हफ्ते भर में रिपोर्ट इसको करो। तो कार्रवाई अच्छी की है, लेकिन ये कहा जाता है कि एक ही बार नहीं हुआ, और केवल इन्हीं के साथ नहीं, अन्य लड़कियों के साथ भी होता है। तो यह देखिए, यह कोच जो है, दुनिया भर में बहुत सारे इस तरह के केस आते हैं। हमारे जो आ, ये रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया,
जी। के जो ब्रिजभूषण थे उनके भी खिलाफ हम्म। था। कहने के हम्म। लिए केस चल रहा है लेकिन कुछ होगा ना होगा। काफी था, जो महिला हमारी पहलवान थी, और एक ही के नहीं कई के तरफ के खिलाफ हुआ था। तो ये बिल्कुल। अपना एक जन्मसिद्ध अधिकार कहते हैं कि हम आ गए हैं और तुम्हें तभी लेंगे जो इस तरह का हमें फेवर मिले, या हम इस तरह की छेड़खानी करें तुम इसको बर्दाश्त करो। और यह जो है सो उसका प्रतिबिंब है जो हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज की बात हो रही है, चाहे वो किसी धर्म की हो चाहे किसी ठीक है। जाति की हो। और केवल बांग्लादेश ही नहीं, हमारे भारत में विश्व के अधिकांश जगहों में, और इसके हम्म। खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। और इसमें दुर्भाग्यवश कई महिलाएं जो टॉप में जाती हैं वो भी इसका विरोध करती हैं। जैसे पीटी उषा, जो हमारी क्या कहते हैं दौड़ने वाली जो महारानी है, जो सबसे फर्स्ट आई जी। थी, और जब जी। ये महिला पहलवान लड़ रही थी, मैं भी हम्म। उस समय वहां था जंतर मंतर पर। आके लोगों ने समझाने की कोशिश की कि इससे देश की बेइज्जती हो रही है, और तुम बिल्कुल। की लड़कियों की बेइज्जती हो रही है उसकी उनकी चिंता नहीं है, उसको चिंता। क्योंकि उनको बीजेपी ने भेजा होगा कि जाओ इनको बंद करवाओ, हमारी ये हो रही है। जी। बिल्कुल सही। और इस पूरी टिप्पणी में आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि धर्म, देखिए बांग्लादेश में वो भी मुस्लिम, वो भी मुस्लिम, यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह वो भी हिंदू, ये भी हिंदू। कोई फर्क जी। नहीं पड़ता है। जो इस तरीके की मानसिकता के लोग होते हैं वो सिर्फ दोहन करते हैं गरीब हम्म। परिवारों से, कमजोर परिवारों से आने वाले लोगों का। अब रुक कर लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया से जुड़ी खबर का। लगता है जब से ये अफगानिस्तान का विदेश मंत्री यहां से घूम के गया है, तब से पाकिस्तान के साथ जो बातचीत चल रही है वो पट नहीं पा रही है। तीसरे दौर की बातचीत भी रद्द हो गई इस्तांबुल में। पाकिस्तान ने ऐसा चीज निगल लिया है, जैसे सांप और छुछुंदर की कहावत है, ना उसको अंदर ले सकता ना उसको बाहर फेंक सकता है। उसका खुद का बनाया हुआ चीज। और फिर उसने आक्रमण किया, और आक्रमण में अफगानिस्तान में कहना है कि उसके 5 लोग मारे गए, 8-9 लोग घायल हुए, और अफगानिस्तान भी बदला लेगा। और ये दोनों देश इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। जी। हालांकि जो भी हो, उनका टीटीपी हो जैसे भी हो, वह भी कहने के लिए पाकिस्तान का ही बनाया हुआ, लेकिन अब तालिबान के जमीन से और वो काम कर रहा है। तो इसका हल ना तो कतर के पास है, ना ही इस्तांबुल जिसकी बात कर रहे हैं। इसका हल दोनों के बीच में ही है। लेकिन दोनों, हालांकि कहिए दोनों इस्लामिक देश हैं, और दोनों एक दूसरे के बॉर्डर से इतना बुरी तरह सटे हुए हैं। लेकिन मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन इतना लगता है कि इनका जो विजन है आगे, तालिबान हम्म। का जो विजन है कि अफगानिस्तान की सत्ता जो है प्रो अमेरिकी क्यों है, अफगानिस्तान की सत्ता जो है सो औरतों की इस तरह का ओपन वो क्यों उसने मतलब उनके तुलना में ज्यादा स्वतंत्रता दे रखी है, ये सब बातें पे लड़ रही हैं। यह मूर्खता की बात है। हाँ, भारत तो खुश होगा ही होगा, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फौज भारत सीमा पर, या उसके इंटेलिजेंस भारत के अगेंस्ट काम करने के बावजूद, वो अफगानिस्तान की सीमा से फंसी रहे। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या इसमें अब चाइना जो है प्राण की तरह आएगा। जैसे पुरानी फिल्म में हम देखते थे कि हीरो तो पकड़ा गया, अब प्राण आएगा बचाने के लिए। तो देखते हैं क्या करेगा। अब अगली खबर का रुख करते हैं। किंग जॉन उनको लेकर एक खबर चलाई जा रही है कि उसने पाकिस्तान को लेकर कोई ऐसा ऐलान कर दिया जिससे ट्रंप हिल गए हैं। पाकिस्तान को लेकर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसने फिर से एक बार तो, ट्रंप जब दक्षिण कोरिया में आए थे उसके पहले इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। और फिर अब जबकि ट्रंप वापस गए, उन्होंने कहा कि वह किम जोंग उनसे मिलना चाहेंगे, और उसके 4-5 दिन बाद एक और इन्होंने मिसाइल का परीक्षण किया। और साथ साथ इन्होंने यह भी धमकी दी है कि आगे तुम लोग इस तरह की कार्रवाई करोगे, हमारे बॉर्डर पर सैनिक प्रशिक्षण करोगे अमेरिका के साथ मिलके, तो हम और भी खतरनाक प्रयोग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम्म। पाकिस्तान की कुछ है तो मैं देखना पड़ेगा, हम अच्छा आगे ठीक है, इसकी चर्चा करें। इसको जी। छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, जिसको नहीं मिल पा रहा है उस पर क्या बात करें, आगे उस पर चर्चा की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट है उसको लेकर, लेकिन थोड़ा फास्ट स्पीड में कर लेते हैं क्योंकि वक्त का तकाजा है। दो तीन घटनाक्रम पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं मिडिल ईस्ट को लेकर। एक तो अजरबैजान गए हुए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने फील्ड मार्शल को लेकर, वहां पर कोई विक्ट्री डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है वो कतर घूम के आए हैं 3 दिनों तक अपने बेटा बेटी को लेके, ये एक है। तीसरा ये है कि जो फौज भेजने की बातें चल रही गाजा में पाकिस्तान के जरिए, उसमें पाकिस्तान गुलाटी मार रहा है, जैसे उसने सऊदी अरब के साथ किया था कि देखो जी हमारी संसद ने प्रस्ताव पास ही नहीं किया तो हम यमन में अपनी फौज क्यों भेज दें। तो इस तमाम घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा खबर आया, वहां के एक पत्रकार ने, पाकिस्तान के पत्रकार ने दावा किया है कि पाकिस्तान मांग कर रहा है कि हर एक
सेना के लिए, हर एक सैनिक के लिए $10,000 वो लेगा। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है, तो उसमें भी पैसे लेने की बात कर रहे हैं। देखें, अपनी तरफ से नहीं देना चाह रहे हैं। हाँ, फैसला संसद में इसलिए चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तान की जनता को यह लगे, कम से कम कुछ लोगों को, कि यह संसद ने फैसला लिया। पाकिस्तान सरकार जो है वह हम्म। अमेरिका के कहने से अपना सेना नहीं भेज रही है, बल्कि संसद इसके लिए तैयार है। और पहले भी, बहुत पहले, कभी यमन में भी जब सऊदी अरेबिया ने आक्रमण किया था और हजारों बच्चों को मार दिया था, इंग्लैंड और अमेरिका पूरी तरह से अस्त व्यस्त दे रहे थे, तो पाकिस्तान को भी यह रिक्वेस्ट किया था सऊदी अरेबिया ने। उस समय पाकिस्तान संसद में गया था, क्योंकि वह सऊदी अरेबिया को नकार नहीं कर सकता था, और हम्म। संसद ने वोट से कहा कि हम नहीं भेजेंगे, तो पाकिस्तान खुश हो गया, बच गया। हालांकि वहां की जनता को समझना चाहिए कि असली मुद्दा क्या है। जहां हम्म। तक ये घूम रहे हैं आपके हम्म। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या जो भी है, अपने हम्म। फील्ड मार्शल के साथ घूम रहे हैं, हम्म। अजरबैजान जा रहे हैं। हम्म। अजरबैजान अपना विक्ट्री डे मना रहा है, क्योंकि उसने जो अर्मेनिया के साथ सटा हुआ जो क्षेत्र था, नागार्नो कराबाख, जी। जो कि कहने के लिए एरिया के हिसाब से अजरबैजान में है, लेकिन वहां अर्मेनिया के लोग रहते थे, यूएसएसआर में बड़ी शांति से रहते थे। यूएसएसआर टूटने के बाद भी रशिया की मदद से एक इन्होंने उसमें कॉरिडोर बनाया था कि लोग आना जाना रहे, लेकिन आर्मेनिया झुक गया। और अब ये पहुंचे हैं उस विजय दिवस में, और बिल्कुल। आर्मेनिया के लाखों लोग वहां से भाग के जो अजरबैजान में थे वो आर्मेनिया में आ गए, क्योंकि उनको पता है कि उनका बुरा हाल होगा। अब अल्पसंख्यक बन गए। और ये यहाँ के शहबाज शरीफ जजाक कहते हैं कि यह बहुत अच्छा चीज हुआ है, ताकि लोगों को जो, मतलब जो दबे कुचले लोग थे, उनको स्वतंत्रता मिली। अभी स्वतंत्रता कहाँ मिली, हो तो और दबा हम्म। दिए गए, उनकी हम्म। आजादी छीन ली गई। और इसकी तुलना वह इस कश्मीर से कर रहे हैं, जो हमारे अंदर में है। और बिल्कुल गलत मतलब वो दोनों का कर रहे हैं। हमारी चाहत होगी तो अजरबैजान ठीक। को फिर से वहां सैनिक हटा के नागर्नो काराबाख के आर्मेनियन को स्वतंत्रता देना चाहिए। तो ये झूठ मूठ का बकवास कर रहे हैं। और जहां तक अजरबैजान है, वह भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि हाँ, कश्मीरियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तुम अपने यहाँ जनता की देखभाल करो ना यार, तुम क्यों यहाँ उंगल कर रहे हो? तुमने खुद वहां आर्मेनियन को दबा रखा है और सैकड़ों को उठा के जेल में डाल रखा है। जी। सच्ची बात यही है कि सब दिखावा चल रहा है, किसी को गाजा में जो कुछ हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि आपने देखा, तुर्की के इस्तांबुल की एक कोर्ट नेतन्याहू समेत 37 लोगों के खिलाफ वारंट जारी कर रही है। तुम्हारे वारंट से क्या उखड़ पाएगा, लेकिन अपनी जनता को कुछ दिखाना है तो यही कर ले रहे हैं। राष्ट्रपति जो है कतर घूम के आ रहा है 3 दिन तक, गजा को लेकर कुछ नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ, जो अपने आप को सुपर पावर दिखाता है। तो ये तमाम हालात हैं, लेकिन इनको छोड़ के अब चलते हैं सीरिया की तरफ। सीरिया के जो नए शाह बने अहमद अल शरा, वो 10 तारीख को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने वाले हैं, और उससे पहले यूएनएससी उनके ऊपर से आतंकी ठप्पा हटा रहा है। तो यूएनएससी, यूएन जो भी कुछ है, जो अमेरिका चाहेगा वही करेगा। जब उसने कहा ठप्पा लगा दो तो लगा दिया, अब कह दिया हटा दो तो अब हटा दिया। अब यूएस की तो दादागिरी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एकमात्र यही है कि गाजा पे उसने जो भी निर्णय लिया, खासकर आईसीसी एंड आईसीजे ने, हालांकि बड़ी लंबे समय के बाद दिया, जितना भी टाइम लगा है, उससे मैं सहमत हूं। लेकिन इनमें उतनी ताकत नहीं है कि यूएसए का विरोध करे, क्योंकि यूएसए तो वहां के जज को भी उठा के जेल में बंद करने के लिए तैयार है। हर तरह का प्रतिबंध उनको लगा दिया। उनका जो भी एसेट्स वगैरह अमेरिका में, उस पर भी प्रतिबंध लगा चुका है। मारने की धमकी भी इसराइल दे रहा है। तो जहां तक अल शरा है, इनकी तो जिंदगी भर की, मतलब एक तरह से कहेंगे अल कायदा के छोटे मोटे वो चीज थे, सड़क के किनारे थे, एक आतंकी थे। अब ये बड़े शान से मिलके, यहाँ तक कि पुतिन से मिल रहे हैं, ट्रंप से मिलने आ रहे हैं, हर जगह से मिल रहे हैं। तो इनकी इज्जत शौक तो बढ़ी गई है। इसलिए नेचुरली इनके ऊपर जो ठप्पा था और इनके पकड़ने के ऊपर जो इनाम था, उसको अमेरिका ने हटा दिया, बंद कर दिया। और इनको अब पूरी मदद भी करेंगे, क्योंकि अब इनका पूरा का पूरा कंट्रोल, ये ख्वाब देख रहे हैं कि सीरिया के ऊपर अब हो रहा है, इराक के ऊपर तो हो ही चुका है, गाजा पे जो ख्वाब देख ही रहे हैं, गाजा के ऊपर जो करना चाह रहे हैं, लग रहा ठीक। है कि अभी कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा कहना मुश्किल होगा। तो यही हम्म। चीजें चल रही है, दिखावा है और कुछ नहीं है। जी। क्या इसके बदले में अहमद अल शरा, यानी कि सीरिया का ये नया शाह, कजाकिस्तान की तरह कह देगा कि मैं भी अब्राहम अकॉर्ड के तहत इसराइल को स्वीकार कर लेता हूं? करेंगे ही। जहां तक आपने कजाकिस्तान की बात कही, ये स्वीकार करने का कोई खास मायने नहीं है। यह पांचवा कंट्री होगा, और ये सेकंड अब्राहम एकॉर्ड। सेकंड इसलिए कि
ट्रंप जो है सो दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, लेके आए हैं। शुरुआती दौर में जो भी थे, ये थे हम्म। यूएई, बहरीन, मोरक्को, ये सब थे। तो ये ऑलरेडी 1992, यानी 1991 में जब यूएसआर टूटा, कजाकिस्तान जब एक स्वतंत्र देश हुआ, हालांकि मुस्लिम बाहुल्य देश होने के बावजूद भी अपने आप को ये इस्लामिक देश नहीं कहते हैं, लेकिन अब दिखावा के लिए कह रहे हैं कि हम अब्राहम कॉर्ड को मान रहे हैं। इसका माने कोई नहीं बनता है। यह ट्रंप की मतलब दादागिरी और एक प्रोपेगेंडा है कि फोन से बात करवा दिया नेतान्याहू इनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और खुद के बीच में। कोई मायने नहीं बनता। हाँ, जहां तक सीरिया है, निश्चित उसके पास तो कोई अब चारा है ही नहीं। वह तो हम्म। बिल्कुल उसके अंगूठे के नीचे है। जो ट्रंप कहेंगे, जो नेतान्याहू करेंगे, वो करेगा। कोई उपाय है नहीं उसके पास। भले ही भविष्य में कुछ और बदल जाए तो बात हो जाए, अभी कुछ नहीं कर सकते। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हो सकता है सीधे सीधे अब्राहम अकॉर्ड पे साइन ना करे सीरिया के अहमद अल शरा, लेकिन हो सकता है इसराइल के साथ संबंध सामान कर ले कि हाँ तुम अपने दूतावास की दुकान खोल लो, वहां पे हम अपनी दूतावास की दुकान खोल लेते हैं और धंधा शुरू कर देते हैं। सवाल और भी हैं, खबरें और भी कई सारी हैं। यूएनएससी में एक प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से लाया जा रहा है गाजा को लेकर, और भी बहुत सारे पहलू हैं, जैसे ट्रंप के दामाद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सर्बिया से आ रही है, लेकिन वक्त का तकाजा है इसलिए हम छोड़े जा रहे हैं यहीं पर। आपने वक्त दिया सर, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।